हम मुरादाबाद में हैं। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा पे असदुद्दीन ओवैसी की अभी जनसभा हुई थी। बहुत सारी भीड़ यहाँ उमड़ी थी। मेरे साथ एआईएमआईएम के दो बड़े नेता हैं। एक जो है डीएस बिंद्रा साहब हैं और दूसरे जो है रईसुद्दीन साहब है। रईसुद्दीन साहब जिला पंचायत सदस्य है एआईएमआईएम के मुरादाबाद ज़िले से। पहले तो डीएस बिंद्रा साहब आपसे बात करूँगा, आज की जो जनसभा हुई कितनी कामयाब मानते हैं इसको? सर ये कामयाब देखिए, आप जितनी जगह थी उससे ज़्यादा भीड़ थी और लोग सड़कों पे थे, पेड़ों पे चढ़े हुए थे, छतों पे, और महिलाएं सब निकल के आई हुई थी, हमारी मुस्लिम बहनें आई हुई थी और तमाम यहाँ पर जो है हिंदू भाई हमारे वो भी यहाँ पर आए हुए थे। तमाम बहुत बढ़िया, मैं तो कहता हूँ ये जो आज जो यहाँ का जो भीड़ थी वो बता रही है कि आने वाला समय क्या है और क्या होने वाला है। अच्छा, अभी एक सर्वे में दिखाया कि 19% मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। वहीं अखिलेश यादव तो दावा कर रहे हैं कि मुसलमान पूरा हमको वोट देगा। क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो, मुसलमान के पास मजबूरी थी क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी असद साहब का आगाज़ हुआ नहीं था, तो मुसलमानों की मजबूरी थी, मुसलमानों की, हिंदुओं की, सिखों की, सबकी मजबूरी थी क्योंकि लीडर था नहीं। अब जब असद साहब आ गए हैं तो अब मुस्लिम कौम घर बैठने वाली नहीं है। वो अपने कायद को जानती है, वो अपने हरे रंग को जानती है, वो अपने 5 वक्त के नवाजी वाले भाई को जानती है, वो बैरिस्टर को भी जानती है, वो असदुद्दीन ओवैसी को जानती है, वो हैदराबाद के एक सलाहकार को जानती है, एक काबिल जिसने एक वहाँ पे मिसाल पेश की, वहाँ की यूनिवर्सिटियों में बच्चों को फ्री शिक्षा और हॉस्पिटल्स वगैरह बना के उन्होंने एक सैंपल पेश किया है कि देखिए ये देखिए, ये इसको कहते हैं विकास, इसको कहते हैं तरक्की। और वो मॉडल जो है वही मॉडल यूपी में आएगा, वही मॉडल बिहार में आएगा, झारखंड में आएगा, वही मॉडल जयपुर में जाएगा और तमाम जगह वही मॉडल जाएगा। अच्छा बिंद्रा साहब, आपने एक बड़ी बात कही कि मुसलमानों की मजबूरी थी, वो समझ में आती है। आपने कहा सिखों की मजबूरी थी, मतलब सिख जो असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मानेंगे? बिल्कुल सर, क्यों नहीं मानेंगे? क्या आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भले कौन चंगे। लीडर अगर हम मोदी को मान सकते हैं तो ओवैसी को क्यों नहीं मान सकते? वो भी वही है, वो उसका भी ब्लड वही है। हो सकता है कि ओवैसी साहब का और मोदी साहब का एक ही ब्लड ग्रुप हो, कभी हमने चेक ही नहीं किया, अब हम ये भी चेक कराएंगे। हो सकता है कि मोदी साहब का और ओवैसी साहब का एक ही ब्लड ग्रुप हो, तो हम लड़ किसके लिए रहे हैं? इस टोपी, दाढ़ी, पगड़ी, जनेऊ, इनके लिए नहीं। हमें एक होना है, हमें इस देश को बचाना है। अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे, अगर अब 84 के राइट्स हुए वो किसने किए? मुसलमानों ने किए, वो भी तो किसी ने किए थे। अब आप कहते हो कि उनको वोट दो, मैं कहता हूँ कि आप ओवैसी साहब को वोट दो, फर्क क्या है इसमें? आप बताइए। अगर अब मैं कहता हूँ कि ओवैसी साहब को वोट दो, आप कहते हो कि आप मोदी साहब को वोट दो, फर्क क्या है उसमें? फर्क बताइए मुझे आप। ये तो फिर पढ़ा लिखा इंसान है, ये बैरिस्टर है, इसने लंदन से बैरिस्टर बन के आए हुए हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, आज मैं आपको बता रहा हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और इसको नोट भी कर लेना आप। देखिए, एक बैरिस्टर साहब आए थे, वो बने थे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नोटों में छपे थे वो। एक बैरिस्टर आए थे अंबेडकर साहब, संविधान रचयिता बने थे वो, और दुनिया में आज उनको समझा जाता है कि हाँ एक थे। अब एक बैरिस्टर आए असदुद्दीन ओवैसी, ये प्रधानमंत्री भी बनेंगे और इस देश की गति भी बनेंगे। प्रधानमंत्री बनाएंगे ओवैसी को? सर प्रधानमंत्री बने, जब एमपी बने तो एमपी के बाद सेकंड, आप जो 10th करते हो 11th करते हो, 11th के बाद 12th करते हो, 12th के बाद बैचलर होते हो। जब आप एमपी बने हो तो एमपी पीएम नहीं बन सकता क्या? मुसलमान तो जो है असदुद्दीन ओवैसी के नेताओं को विधानसभा पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हो पीएम बना देंगे? देखिए, ये आप मेरे मुंह में जुबान डाल रहे हैं कि बनाने की तैयार नहीं है। आपको क्या मालूम ये जो भीड़ खड़ी है ये क्या बेवकूफ़ है? ये मूर्ख है क्या? ये जो यहाँ अपने घरों को छोड़ के यहाँ पे चल के आए हैं, ये क्या इनके घर की जो इनकी बहनें हैं, जो इनकी माएँ हैं, जो इनके बच्चे हैं, क्या वो इनके कहने पर वोट नहीं देंगे? मतलब यही सिर्फ वोट देंगे? और आप देखिए तमाम जो यहाँ पर हजूम था, ये हजूम आपको दिखाई नहीं दे रहा? मेरी बात को माइंड मत करिए आप भी कैमरे वाले हैं, आपको भी आंखें दी हैं अल्लाह ताला ने, वाहिगुरु ने आपको भी दी हैं, आपको ये हजूम दिखाई नहीं दे रहा? ये अगर यहाँ पर 25,000 50,000 का हजूम है तो 50,000 क्या अपने रिश्तेदारों को नहीं बोलेगा? अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने दामाद को, अपने बेटियों को नहीं बोलेगा कि असद को वोट करेगा? प्रदेश अध्यक्ष अभी स्पीच देते हुए कह रहे कि जो हिंदू भाई हैं वो लोग जो है ओवैसी को बीजेपी का बी टीम नहीं कहते, मगर मुसलमान ही बी टीम कहते हैं। वो इक्का दुक्का है, जिनकी दुकानें चल रही हैं समाजवादी पार्टी में, जिनकी दुकानें चल रही हैं मायावती में, जिनकी पार्टी चल रही है, जिनकी दुकानें चल रही है कांग्रेस में, अगर वो 2-4 लोग कहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो भीड़ है ये तो नहीं कह रही। इनमें से आप भी इसमें से एक भी आप इनके मुंह से खिलवा के दिखाइए आप कि बी पार्टी टीम है। ये क्या, ये बेवकूफ़ है क्या? इनको ऊपर वाले ने समझ नहीं दी क्या? ये क्या, ये इनको खेत में गन्ना उगा के क्या चीनी निकालनी है, गुड़ निकालना नहीं आता क्या इनको? ये सब कुछ जानते हैं, और ये जो जानते हैं ना, इतना आज का सोशल मीडिया भी नहीं जानता है। आज का जो युवा है वो भी इतना नहीं जानता है जितना ये लोग जानते हैं। ये लोगों को पकड़ के नहीं लाए गए हैं, इनको बसों में बैठा के 500-500 रुपये दे के दारू पिला के लाया नहीं गया यहाँ पर। ये खुद चल के आए हैं अपने पाँव से। इनके दिमाग में अल्लाह ताला ने इनके डाला है कि जाओ और ओवैसी को पहचानो और उसको वोट करो और उसको सपोर्ट करो। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ भाई, आपको एक चीज़ बोलता हूँ, एक होता है वोटर
एक होता है सपोर्टर। वोटर तो झूठ बोलता है, वोटर के घर में जो भी आता है कहता है जी आप तो जीते हो मैं आपको वोट दूंगा, आप तो जीते हो मैं आपको वोट दूंगा। लेकिन जो सपोर्टर होता है ना वो चिन्हित हो जाता है एरिया के अंदर। अब चाचा खड़े हैं ना, चाचा क्या नाम है आपका? अब ये चिन्हित हो गए कि ये एएमआईएम का आदमी है और ये असदुद्दीन ओवैसी का चेता है। अब ये अपने आप को कभी भी कांग्रेस या बीजेपी का नहीं कह सकता। यहाँ जो सपोर्टर होते हैं ना वो ताकत होती है। वोटर तो झूठ बोलता है, हर कैंडिडेट बोलता है मैं आपको वोट दूंगा, मैं आपको वोट दूंगा, उसकी मजबूरी होती है। लेकिन सपोर्टर कभी अपने आप को झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि सपोर्टर की फोटो खिंच जाती है, सपोर्टर की नाम आ जाता है। यहाँ के क्या समझते हो, यहाँ के जितने कांग्रेस एमएल कितने कांग्रेस के होंगे या जो समाजवादी पार्टी के होंगे, उनको चाचा का समझ नहीं आएगा कि चाचा ओवैसी की पार्टी में है। अब चाचा कितना भी कहें कि मैं बीजेपी का हूँ, मैं मान लेगा कोई इनकी बात को? तो ये सपोर्टर जो है ना, ये सपोर्टर ही तय करता है कि क्या होना है। और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होने वाला है। और मैं यही वाहिगुरु जी से अरदास करूंगा कि सिखों को भी कहूंगा कि ये बहुत अच्छा वक्त है। आज अगर आप 2% मिल जाते हो तो 22% हो जाओगे, हमें 20% के हमारे भाई मिल जाएंगे। हम 2% की तादाद को लेकर घूम रहे हैं, हमें 20% हमारे भाई मिल रहे हैं। अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो हमें 20% का हमारे मिल रहा है। आप ये सोचिए, एक भाई को और 4 भाई और मिलते हैं तो उसकी ताकत बढ़ती है कि कम होती है? तो मैं यही कहना चाहूंगा सिखों को कि देखिए, अब हमें 1984 के अंदर भी लूटा गया, हमें 1947 में भी लूटा गया, हमें तो लूटा गया है। जैसे इन भाइयों को लूटा गया, हमें भी लूटा गया है। ये हमारी अभी ताकत है, मेहनत है, जो हम 2% होकर भी अपनी पगड़ी को बचा के अब तक बैठे हुए हैं। तो 1984 में इन्होंने तय कर दिया था कि सारे सिखों को खत्म करना है। लेकिन जो बचे कुचे हैं, अब भी मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप असदुद्दीन ओवैसी का परचम पकड़ लो, अभी भी आप 20% के आपके भाई मिल जाएंगे, आप राज करोगे इस देश के अंदर। मैं और आपको बात करना चाहता हूँ, 2% हम जरूर हैं, लेकिन 2% के अंदर इतनी काबिलियत थी कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना के 10 साल तक राज करवाया पीएम का। मनमोहन सिंह का जिक्र किया, अभी एक जो है धर्म संसद में मनमोहन साहब को जो है अपशब्द बोले गए, क्या कहेंगे? सर देखिए, वो पेड वर्कर है, ठीक है, उनसे आप कुछ भी बुलवा लो। आप एक घर में आप अपना नौकर रख लो, नौकर कोई आपके घर में मेहमान है, नौकर को बोल दो जी भाई साहब है नहीं, बोल दो नहीं है, तो वो वही बोलेगा। उसका काम है, उसको बोलो भाई साहब घर पे नहीं है, तो बोल देगा कि भाई साहब घर पे नहीं है। अब उसको नहीं पता कि वो झूठ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। उनसे बुलवाया जा रहा है, वो पेड़ है, उनको पूरा उनको एक दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, उनको समझाया जाता है कि आपको क्या बोलना है, और वो वही बोल रहे हैं। उनके बोलने से फर्क नहीं पड़ता, जो ऊपर वाले की रब की जो मर्जी होती है वही होता है, जो रब चाहेगा वही होगा। ठीक है, आपसे आखिरी सवाल है, जैसे जैसे चुनाव आता है हिंदू खतरे में हो जाता है, क्या रईस भाई या बाकी मुसलमानों के साथ खड़े हुए आप खतरे में महसूस कर रहे हैं? भाई साहब मैं 84 फ्लाइट्स के अंदर की बात करता हूँ। सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने दिल्ली के अंदर सिखों को बचाया था। मैं आज आपको बता रहा हूँ ये बात, आप किसी भी आप विक्टिम को पूछ लेना 1986 के वक्त कि आपको किसने मारा था और किसने आपको बचाया था। इन मुस्लिम वेलकम में हम लोग गए थे, वेलकम सीट में सिलमपुर में, वहाँ हमें एक चाचा मिले, बोले कि हमने 4 सरदारों को अपने घर में छुपा के रखा, हमने नहीं डरे इनसे। तो भाई ये अब एक मिसाल और देता हूँ आपको। गुड़गांव के अंदर नमाज हो रही थी, वहाँ कुछ हिंदू वाहिनी के लोग आए, उन्होंने भगा दिया सब मुस्लिम लोगों को। गुरुद्वारों ने जगह खोल के दी वहाँ पर कि आइए और यहाँ पर नमाज अदा कीजिए। उनसे ही पंगा लिया जिनसे वो छोड़ के भाग गए थे। लेकिन 2% वालों ने खड़े होकर कहा कि आइए आप हमारे यहाँ नमाज अदा कीजिए। ये होता है हौसला, ये होती है ताकत, और ये हौसला मुसलमानों के अंदर था, लेकिन पता नहीं क्यों दब गए हैं। हम लोग सिलमपुर के अंदर जाने से घबराते थे, जब छोटे होते थे डरते थे कि भाई नहीं सिलमपुर में नहीं यार। अब सिलमपुर को कोई समझता ही नहीं है, जो मर्जी उठा पटंगा जाता है और अपना घूम के आ जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 20% की जो पॉपुलेशन है, जो तादाद है, ये अपनी कायद को समझे, अपने हरे रंग को समझे, अपनी पतंग को समझे, अपनी आने वाली नस्लों को बचा के रखें। अगर आज ये पतंग को वोट नहीं करेंगे तो कई नस्लें जो इनकी तबाह हो जाएंगी। ये 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन आएगा, ये नहीं कि कल परसों आ जाएगा, 5 साल बाद आपको मौका मिलेगा। जो मौका आपको बेहतरीन आज मौका मिला है, अगर आपने आज इसको छोड़ दिया तो आपको रब भी माफ़ नहीं करेगा। आप अच्छा रईस साहब, डीएस बिंद्रा साहब तो समझ गए और लगातार जो है हर जगह रैलियों में लोगों को समझा रहे हैं, मगर आपके मुसलमान कब समझेंगे, वो कब मानेंगे कि वो एजेंट नहीं है ओवैसी? ये आपकी पत्रकार महोदय डीएस बिंद्रा साहब के साथ मुझे बोलने का मौका मिला, और डीएस बिंद्रा साहब वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने दिल्ली के अंदर हमारी माँ बहनें जो इसके एनआरसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही थी, टोटल खाने का खर्च डीएस बिंद्रा साहब ने उठाया। जब ये ऐसे लोग हमारे साथ हैं तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है, और हम डरने के किसी से नहीं है, क्योंकि हम तो उस ज़मीन से पैदा हैं कि हमने कांट विधानसभा अब तक सन 2012 में जीत ली थी। हमने तो ये मिसाल कायम करी थी जहां हमारा वोट परसेंटेज में बराबरी की तरफ है, और हम कुंदरकी के यहाँ कहना आए हैं कि यहाँ 80% वोटर मुस्लिम है। इन्हें तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कुंदरकी के वोटर न डरने की, न बीजेपी का डर है, न कुछ है, यहाँ तो मुसलमान जीतना है, चाहे कोई से भाई को जिता लो। लेकिन अगर आप अपनी सीट पे अगर एमआईएम का प्रत्याशी जिता लें, तो मैं लखनऊ के अंदर गया था जब 2012 में चुनाव हुआ था, और हमने पीस पार्टी से अनीसुर रहमान को विधायक बनाया
कराया था, तो उस वक्त मेरा फक्र सीना चौड़ा हो गया था। लखनऊ के अंदर बहुत विधायक ये कह रहे थे कि अगर असली मुसलमान कहलाने के हकदार हैं तो ये लोग हैं जो कांट विधानसभा से पीठ पार्टी से प्रत्याशी जिता के लाए हैं। अच्छा रईस भाई, अभी शफीकुर रहमान वर्क साहब का जो है बयान आया है, उन्होंने कहा कि आजम खान जैसे जो है बहुत सारे लोग जेल में हैं, मतलब आजम खान अब जो है समाजवादी पार्टी के लिए एक आम जो है इंसान है। वो आजम खान की बात उनके साथ है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आजम खान ना, चाहे वो शफीकुर रहमान वर्क हो, जिसका सितारा गर्दिश में आगा, समाजवादी का कोई भी आदमी बोलने को तैयार नहीं होगा। अब वो उम्र के हिसाब से सटिया गए और उम्र उनकी इतनी है कि वो कह रहे हजारों में गिनती कर रहे हैं, एक जैसे आजम खान जैसे कि जिनने रहबरी करी। और मैं तो समाजवादी पार्टी को इतना कहूँगा कि ऐसे होनहार आदमी को वो जेल में है, तो समाजवादी पार्टी आम आदमी की क्या कदर कर सकती है, आम मुसलमान की क्या कदर कर सकती है। अच्छा, जिस तरीके से आपने जो है वहाँ काट में जिला पंचायत में आप AIMIM से जीते, तो काट विधानसभा जितवाएंगे क्या इस बार? देखिए, अल्लाह ने चाहा पत्रकार महोदय, जब काउंटिंग होगी तो इंशाल्लाह अगर कोई गर्दिश ना आई तो कांट विधानसभा ऐसी सीट होगी कि कांट विधानसभा कम से कम 50,000 वोट जीत के आएंगे, क्योंकि वहाँ प्रत्याशी कोई भी आ जाओ, क्योंकि वहाँ मुस्लिम क़यादत का वोट पहले से मौजूद है और वो लोग किसी को वोट नहीं करते। कोई भी बहकाने आ जावे वो बहकावे में नहीं आते। और आवाम जितनी है, जिनके रिश्तेदारों कांट विधानसभा में मैं चैलेंज करिया हूँ, वो नेता ना हो, वो अंदर खाने फोन करके मालूम करें कि भाई कांट विधानसभा में किसका मामला चलिया। हर आदमी बच्चा ये बतागा कि यहाँ MIM का मामला चलिया। बहरहाल कोई वो जुम्मन मियाँ ना हो। जुम्मन कह रहे हैं कैसे आ जाएंगे आपके साथ? जुम्मन, वो मेरे मुंह से निकल गया, जुम्मन कहना ना चाहिए था, क्योंकि हम तो उनको भी अपने साथ लाना चाह रहे हैं और आएंगे, क्योंकि उन्हें अपने टिकट बचाने हैं, अपने रिश्तेदारों के टिकट बचाने हैं, कोटा बचाना है, उनको अपनी खाद की दुकान बचानी है, क्योंकि वो 20 साल से हुकूमत में है, तो उन्हें पता है अगर हम इनके साथ न जाएंगे प्रत्याशियों के तो ये हमारे कोटे खत्म कर देंगे, इसलिए दबे में हैं। अन्य सारा मुसलमान आज की तारीख में MIM के लिए वोट मांग रही है, हर वोट की सपोर्ट करिए, कांट विधानसभा में जाके देख लेना। मजबूरी है उनकी उधर होना, उनकी मजबूरी। अरे यार, क्लियर बात है, मुझे अपना खाद की दुकान बचानी, मुझे अपना कोटा बचाना, मुझे अपने जेल से बच्चों को बचाना। उनके दिल में डर है, उन्हें ये डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि यार हमारे बच्चे जेलों में चले जा। लेकिन हमने तो सिर पे कफन बांध के निकले थे और अल्लाह ने चाहा और अल्लाह के रसूल ने चाहा तो 20 साल मेहनत करी। मैं जिला पंचायत मेंबर काट से, आपको मालूम है, और वहाँ आप घूम के भी आए हैं कि वहाँ MIM का दबदबा है। और इंशाल्लाह कांट विधानसभा एक ऐसी विधानसभा होगी जो सब में पहले रिजल्ट देगी।